नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि। दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं और आपको मार्गदर्शन देते हैं, इस बार भी हम ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर हैं और हमें मार्गदर्शन देंगी ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। तो दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा हर एपिसोड में आपका मार्गदर्शन करते आए हैं, आज भी ऐसे ही एक मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में हमने क्राइम से रिलेटेड बात की है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे फिर से क्राइम के बारे में और किस तरह के क्राइम्स होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं ममता जी से। ममता जी, ये बताइए कि क्राइम आखिर होता क्या है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? आपने बहुत मुश्किल सा सवाल मुझसे पूछा हुआ है, क्योंकि क्राइम की कैटेगरी, क्राइम को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इतने सारे वैरायटी ऑफ क्राइम आजकल होने लगे हैं जी कि हम किसी एक चीज़ को सिंपल मैनर में क्राइम नहीं बोल पाएंगे शायद। जी फिर भी मैं आपको एक ब्रीफिंग ये दे सकती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में हमेशा विनर रहने की कोशिश करेगा, हमेशा दूसरे की कॉस्ट पर खुद को ऊपर रखने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली वो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएगा। जी चाहे वैसे वो भी किसी भी टाइप में हो, चाहे जी वो आपके बिहेवियर में हो, चाहे वो आपकी एक्शंस में हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है। जी तो एक ये दूसरे की कीमत पर अपने आप को प्रूव करना, ये एक तरीके से हम क्राइम की सिंपलेस्ट डेफिनेशन मान सकते हैं। जी, और वैसे भी अगर देखा जाए तो आज का एरा ये हो चला है कि हर कोई अपने आप को हीरो प्रूव करने की कोशिश में लगा बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो उसी मेंटेलिटी के चलते मेरे ख्याल से ये अब क्राइम्स जो हैं वो बढ़ने लगे जी हैं। हाँ। तो वैसे हम देख रहे हैं हमारे शहर में कई तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ममता जी, अगर बात करें तो क्राइम को क्या कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है? मुश्किल है निधि क्राइम को कैटेगरीज में, क्योंकि कैटेगरीज बहुत ज़्यादा वैरायटी हो गई है आजकल। जी मतलब साइबर क्राइम है, सेक्सुअल क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, क्राइम अगेंस्ट फीमेल्स, अगेंस्ट मेल्स, अगेंस्ट सोसाइटी। तो किसी भी तरीके से मेरा ये कहना है कि देखिए, हर इंसान जो है वो फ्री है जी अपना एक रिश्ता एस्टैब्लिश करने, अपने एनवायरनमेंट के साथ अपना एक रिश्ता एस्टैब्लिश करने में। जी अब इस रिश्ते में वो कौन सा स्टेप लेता है, क्या रिएक्शन देता है, उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं जी अपनी सराउंडिंग के साथ। अब सराउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ हो गई, जी उसमें आपकी फैमिली आ गई, उसमें आपके फ्रेंड्स आ गए, उसमें आपका बचपन, आपकी युवावस्था, आपके जॉब सर्कमस्टेंसेस। मतलब ये इतना इलेबरेट हो जाता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है उसको जी एक डिफाइंड कैटेगरी में डालना। जी हालांकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये कोशिश करी हुई है, पर मेरे ख्याल से मैं इसको नहीं डिफाइन कर पाऊंगी, क्योंकि हम अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप के लोगों के साथ डील कर पाते हैं। जी तो क्राइम की कैटेगरी करना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी को समझना एक दूसरी बात हो जाएगी। जी, यानी क्राइम्स के रीज़न जो है वो एनॉर्मस है, हम इन्हें एनॉर्मस काउंट है। नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि किसने किस सिचुएशन में किस क्राइम को अंजाम दिया है। जी लेकिन फिर भी कुछ क्वेरीज मेरे पास क्राइम से रिलेटेड, जो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं क्राइम से जुड़ी हुई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जी जो हमारे व्यूअर्स ने हम तक पहुँचाई है। सबसे पहला लेटर है एक मैम का, जिन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं करने की खास हिदायत दी है। जी हाँ। तो इनकी सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, ये अपनी बेटी के साथ घर में अकेले रहती थी, क्योंकि इनके हस्बैंड जो है वो शिपिंग जॉब में है और वह इसी के चलते अक्सर बाहर रहते हैं। इनके घर में काफ़ी सालों से, लगभग 15 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं, एक नौकर रहता था। वो वहीं पर पला बढ़ा है और हर साल वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने गांव जाया करता था। पिछले कुछ दिनों में जब वो छुट्टी मनाने के लिए गांव गया था तो वहां से वापस नहीं आया, और इसी बीच उनके घर में काफ़ी बड़ी चोरी हुई है, जिसमें घर का लगभग सारा सामान चला गया। गहने, कपड़े, यानी कि घर की हर एक महंगी चीज़ गायब है। और चोरी के बाद जब पुलिस ने जांच की तो ये पाया कि चोरी किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जो पूरी तरह से घर से वाकिफ था। कहाँ क्या रखा है, यहाँ तक कि कमरों और अलमारियों की चाबियों के बारे में भी उसे पता था। तो इस पूरे मामले में सीधा शक नौकर पर जाता है, पर चूंकि नौकर इनका इतना भरोसेमंद था और काफ़ी सालों से था, तो इन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है। एक तरफ इनका दिल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रैक्टिकली सोचे तो यही माना जा रहा है कि चोरी नौकर ने की है। अब ये काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न है और इस सिचुएशन से वो काफ़ी डिस्टर्ब है।
इनका डिस्टर्ब होना काफ़ी वाजिब है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति आपके साथ रहने लगता है जी तो आप उससे पर्सनली अटैच हो जाते हैं। और जैसा इन्होंने बताया, वो नौकर काफ़ी लंबे समय से इनके साथ रह जी रहा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्राइम नहीं कर सकता, ये भी मतलब नहीं है कि हम उस पर शक करें। पर फिर भी मैं कहूँगी कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम बहुत ज़्यादा अनलाइकली नहीं मान सकते। जी ये किसी के भी साथ हो सकती है। देखिए, क्राइम करने के कुछ बेसिक रीजंस तो जनरेशन से चले आ रहे हैं। मतलब हम हिस्ट्री से उठाएं तो हमें यही रीजंस मिलते चले आएंगे। जो सबसे सिंपल, सबसे लोएस्ट कैटेगरी के क्राइम होते हैं, उनमें देखिए नीड, जी ज़रूरत एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्राइम को जनरेट करने का। जी अब ये ज़रूरत अगर फाइनेंशियल है तो डेफिनेटली आसान हो जाता है चोरी करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। जी ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है और बहुत सिंपल सा क्राइम हम इसको मान सकते हैं। दूसरी एक बात ये भी हो सकती है कि उस इंसान को या इनके किसी पहचान वाले को इनकी सिचुएशन देखकर लालच आ गया हो, क्योंकि इनके हस्बैंड शिपिंग कंपनी में हैं और शिपिंग कंपनी में पैसा बहुत मिलता है, ये हम सब जानते हैं। जी तो कहीं लालच भी इन्वॉल्व हो सकता है, कहीं जलन इन्वॉल्व हो सकती है। कभी हो सकता है कि इन्होंने अपने नौकर के साथ होता है, साथ में रहते रहते गुस्से में कुछ कह दिया हो तो उसे भी गुस्सा आ गया हो, जी तो गुस्सा भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन इस केस में मुझे नहीं लगता, क्योंकि गुस्सा जब इन्वॉल्व होता है तो यूजुअली मर्डर तक जाता है। जी मतलब वो फिजिकल असॉल्ट पे ज़्यादा जाती है चीज़। जी तो इनको कोई फिजिकल डैमेज तो किया नहीं गया, सिंपल फाइनेंशियल डैमेज है। जी अब वो भले ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास था बहुत ज़्यादा। जी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके केस में ज़रूरत और थोड़ा बहुत लालच, ये इन्वॉल्व हो सकता है। जी अगर नौकर पे शक हटा के हम किसी साथ वाले के ऊपर करते हैं तो जलन भी हो सकती है, जी एक कारण हो। तो ये सिंपल रीजंस हो सकते हैं। इन्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पैसा ही गया है एक तरीके से। इन्हें ये खुश होना चाहिए कि इनकी जान बची हुई है, इनकी बेटी सुरक्षित है, जी और सब कुछ होने के बाद भी ये अपने घर में सुरक्षित रह पा रही हैं। जी तो कहीं ना कहीं क्राइम तो ज़रूर हुआ है, नुकसान बहुत बड़ा है, पर नुकसान अपूर्णीय नहीं है, जी उसे कमाया जा सकता है। अभी समय है। जी बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ना इन्हें कोई फिज़िकल टॉर्चर फेस करना पड़ा और ना इनकी बेटी को कोई फिज़िकल टॉर्चर फेस करना जी पड़ा। तो जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बुरा तो हुआ, पर मेरे ख्याल से इन्हें भूलकर ज़िंदगी को आगे बढ़ा लेना चाहिए। जी यानी इस सिचुएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्राइम तो है ही, और एक ऐसा क्राइम है जिसके पीछे कहीं ना कहीं ज़रूरत या लालच छुपा हुआ जी है। हाँ। तो और ये ये इन्होंने बहुत अच्छा किया जो हमारे साथ शेयर किया। कहीं ना कहीं हम अपने व्यूअर्स में ये बात बता सक रहे हैं कि भाई एक ऐसी सिचुएशन में हमारी एक व्यूअर थी और उन्होंने जो भरोसा किया, उनको उसके बदले शायद भरोसा नहीं मिला है। जी तो किसी अनजान इंसान पे आप भरोसा करने के पहले ये हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती। मैं ये नहीं कह रही कि हर व्यक्ति बुरा भरोसे है। के लायक नहीं है, जी लेकिन हाँ, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन रखना ज़रूरी ज़रूरी है। है। यानी इस सिचुएशन जो हमने आपसे शेयर की है, इससे आप ये सीख सकते हैं, ये मार्गदर्शन हमें मिला है कि अपने आप को सुरक्षित रखिए। किसी पर भरोसा करना ठीक है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना कहीं ना कहीं आपको नुकसान जी, आप पहुंचा बहुत सकता है। ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए। जी आपने अगर अपनी हर चीज़ के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंस दिखा दी जी कि खाना भी वही बनाएगा, सब्जी भी वही लाएगा, तो घर में कुछ होगा, उसे आप बैंक छोटे मोटे चेक डिपॉजिट करने भेजने लगे, आप देखिए घर में आप नौकर रखते हैं, धीरे धीरे आपकी डिपेंडेंस उस पर बढ़ती जाती है। जी तो ये डिपेंडेंस आप मत बढ़ाइए, जी एक लिमिट रखिए। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और लेटर जो हमें मिला है उसकी बात करते हैं। एक सर हैं जिनका नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है। इनके एक रिलेटिव थे जो काफ़ी सरल स्वभाव के सज्जन व्यक्ति थे, दिल के बिल्कुल साफ और मददगार भी थे। हर किसी की मदद करना भी उनके व्यवहार में शामिल था। कुछ वक्त पहले इनके रिलेटिव की डेथ हो गई, जो कि एक मर्डर था। इस काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये मर्डर किसने और क्यों किया, क्योंकि अगर हम उनके व्यवहार पर जाते हैं तो नहीं लगता कि कोई भी उनका दुश्मन या उनसे कोई बदला लेने की भावना रख सकता है।
और ये खुद अब इस बात से परेशान है कि किसी सीधे साधे व्यक्ति के साथ ऐसा होना कहाँ तक सही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये इसी बात से परेशान है। ये इनकी जो परेशानी है, इसमें शायद मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक पॉइंट पे एनालिसिस नहीं किया होगा, वो है उनका बिहेवियर। देखिए, कभी कभी क्या होता है, इंसान एक हाई पोस्ट पे पहुंचने के बाद एक डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद करता है जी। अपने सबॉर्डिनेट्स से। कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ में भी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो वो डिस्टेंस मेंटेन करना शायद उनकी प्रोफेशनल या पर्सनल मजबूरी हो। जी। ये बात दुनिया तो नहीं जानती। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा मिक्सअप होने से आपका यूज़ करने लगता है आपका सराउंडिंग। जी। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। पर कहीं अगर उस डिस्टेंस मेंटेन करने में आपका व्यवहार अगर ख़राब हो गया, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। आप देखते हैं कि सामने वाला आपका एडवांटेज लेते चले जा रहा है, तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उसे अपना इरिटेशन शो करना पड़ता है। मतलब ज़रूरी होती है कि हम अपने पोजीशन की मतलब एक डिग्निटी बनाए रखें, उसके लिए हाँ। ज़रूरी है एक डिस्टेंस मेंटेन करना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, और अक्सर ही मैंने देखा है कि ऐसा करते समय आपको किसी न किसी से रूड होना पड़ता है, एक स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी हो जाती है। तो हो सकता है कि इनके सिचुएशन में कहीं इन्होंने कभी किसी को कुछ कह दिया हो, या कभी किसी के साथ कुछ ऐसा बिहेव किया हो जो उसने पर्सनली ले लिया जी। और उसका बदला उसने निकाला हो, जिसका कि आमतौर पे पता चलना बहुत मुश्किल होता है। जी। क्योंकि इनका नॉर्मल जो एटीट्यूड था वो बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही हेल्पिंग था, इसलिए ऐसा सोचना शायद अलग है, मेरा सोचना शायद अलग जा रहा है। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इस टाइप के केसेस होते हैं जिसमें कि रीज़न बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता, वो फाइनेंशियल नहीं हो सकता, और वो कहीं ना कहीं इन्होंने कभी किसी को अपने बिहेवियर से हो सकता है कि नुकसान पहुंचाया हो। जी। और उस व्यक्ति की ये गलती होगी, इनकी गलती कम होगी, उस व्यक्ति की गलती ये ज़्यादा होगी कि उसने अपनी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इनके बिहेवियर को बहुत पर्सनल अगर ले लिया हो, तो ये सिचुएशन आना बहुत ही वाजिब है। जी, यानी इस केस में अगर हम देखें तो अनजाने में हुई गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा है, और गलती खुद की भले ही ना हो, लेकिन सामने वाले को अब अनजाने में ही हमने हर्ट किया हो और उसकी वजह से उसने इस क्राइम को अंजाम दिया है। ऐसा हो सकता है निधि, क्योंकि सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी अगर इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता चल पा रहा है जी, तो फिर यही एक कारण बचता है जिसको कि इन्हें शायद सोचना चाहिए। जी, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है फिजिकल डैमेज है, कहीं कोई चोरी या किसी लूट की कोई केस बात नहीं हुई है। है। और फिजिकल डैमेज तभी किया जाता है जब पर्सनल अगर कोई जी हाँ, इंटेंशन किसी ने अपने ऊपर कोई चीज़ ले ली है और उसके दिमाग में इतना रिवेंज भरा हुआ है, बदला लेने की इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी फीलिंग है कि उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ होगा कि उसने जो किया है उसमें कुछ गलत किया है। क्रिमिनल्स कभी अपनी गलती मानते नहीं है। जी, तो ये एक और क्राइम की कैटेगरी हमने जानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और लेटर की बात करते हैं, जो कि एक मम्मी मिसेस मिश्रा ने हमें भेजी है, और ये अपने बेटे के बारे में हमसे कुछ बातें शेयर करना चाहती है। ये बताते हैं कि इनके बेटे की एक बुरी आदत है, और वो है कि अपनी मौज मस्ती के लिए दूसरों को परेशान करना। रास्ते चलते किसी को छेड़ना, किसी का भी मोबाइल या वॉलेट छीन लेना, किसी भी तरह की कमेंट्स करना, और भी काफ़ी सारी ऐसी आदतें हैं उसकी। हालांकि वो दिल का साफ है, लेकिन ये सब वो सिर्फ अपने मज़े के लिए करता है। और इन्हें जो कन्फ्यूज़न है वो ये कि हो सकता है उनका बेटा ये रियलाइज़ नहीं करता कि इसका दूसरों पर क्या असर होता है, या दूसरे इससे किस कदर परेशान हो सकते हैं। तो उनकी अपने बेटे की इस आदत से वो काफ़ी परेशान है। बहुत ही गंदी आदत है ये। अगर मदर ही इतना परेशान है जी, तो सोचिए आप उस बच्चे के सराउंडिंग वाले कितना परेशान होंगे। बिल्कुल। पर ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी कि इन्होंने अपनी अपब्रिंगिंग में क्यों नहीं ये चीज़ उसको बचपन से रियलाइज़ कराई। जी, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इनकी खुद की भी गलती है इस चीज़ में। लेकिन अब जो सिचुएशन आ गई है, अब अगर वो लड़का इस तरीके से लगातार बिहेव करेगा तो ये वाकई चिंता की बात है। वो किसी भी दिन अनलॉफुल सिचुएशन में फंस के और क्राइम कमिट कर सकता है, या किसी क्राइम का शिकार भी बन सकता है। जी, क्योंकि अगर वो चलते फिरते किसी को छेड़ता है, अगर चलते फिरते दूसरों का नुकसान करता है, तो दूसरे हमेशा बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वो जो रिएक्शन देंगे उसको उसका खामियाजा भी उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। जी। तो अगर ये बच्चा नॉर्मली समझ जाता है तो मैं मिसेस मिश्रा से कहूँगी कि आप कोशिश करिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के बीच रखिए, ग्रुप में रखिए, उसके फ्रेंड्स के साथ आप मिलिए जुलिए, उनके एटीट्यूड को एनालाइज करिए, कहीं वो बुरी संगत में तो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उस संगत को बदलने की कोशिश करिए, उसे समझाइए, और अगर आपके समझाने के बाद भी वो नहीं समझता तो फिर मेरे ख्याल से उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत शायद है जी। तो आप उस एक्सटेंट तक जाइए, क्योंकि ये कभी भी किसी भी क्राइम को कर सकता है। जी, यानी देखा जाए तो ये एक ऐसा क्राइम है जिससे हम खुद भी क्राइम के शिकार हो सकते हैं। ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है। जी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अलग अलग मेंटलिटी के चलते अलग अलग तरह के क्राइम्स होते हैं शहर में। तो अब अगर हम बात करें तो इनको क्या कैटेगरीज किस तरह से डिफाइन करेंगे क्राइम? हाँ, इन 3 लेटर्स के हिसाब से अगर हम निधि देखें तो हम ब्रॉडली 3-4 कैटेगरीज तो इनमें से बता ही सकते हैं। जी। जैसे एक टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं जो बाय चॉइस क्रिमिनल बनते हैं, मतलब उन्हें क्रिमिनल बनना है इसलिए वो क्रिमिनल बने, पर ये कोई बात नहीं होती है। आप देखिए, जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, हर इंसान को एक स्वतंत्रता है अपने सराउंडिंग के साथ अपना एक रिश्ता बनाने की। अब उस रिश्ते को बनाते समय अगर आप गलत चीज़ों पे ही अपने आप को फोकस करते गए, आप नेगेटिव चीज़ों में ही इंटरेस्टेड होते गए, तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपनी चॉइस से क्रिमिनल बनकर और सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएं। तो ये जो क्रिमिनल बनना है ये बाय चॉइस है। लेकिन इस टाइप के जो क्रिमिनल्स होते हैं इनको मैं पर्सनली मानती हूँ कि बड़े छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि ये इनको डरा के आप जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप या तो पनिशमेंट की अवधि बढ़ा दीजिए, या फिर आप जो उसके लिए जो फाइन है वो बढ़ा दीजिए, तो कहीं लॉ जो है इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकता है। और अगर हम पनिशमेंट बढ़ा दें तो बच्चा जो है या जो व्यक्ति है वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। मिसेस मिश्रा ने भी अगर बचपन में कभी ये सब ट्राई किया होगा, उस बच्चे के बचपन में अगर ट्राई किया होता तो शायद वो बच्चा आज इस सिचुएशन में नहीं होता। लेकिन क्योंकि शायद वो अवॉइड करती गई, इसलिए वो जो है वो अपने आप को बाय चॉइस ऐसी सिचुएशन में डालता चला गया। दूसरे टाइप के जो हम क्रिमिनल्स हैं उनको हम मान सकते हैं कि वो ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनका अपनी सराउंडिंग पे कोई कंट्रोल नहीं रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है वो सराउंडिंग के साथ अपना रिलेशन प्रॉपर एस्टैब्लिश नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति होता है। ऐसे वाले जो क्रिमिनल्स होते हैं वो डेंजरस तो होते हैं, लेकिन उनको भी लॉफुली हम या फिर सराउंडिंग को चेंज करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें बचपन में या युवावस्था में कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब उस बुरे एक्सपीरियंस के चलते किसी ने उन्हें बार बार अब्यूज़ किया, किसी ने उन्हें बुरे शब्द कहे, किसी ने उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश की, तो कभी ना कभी उनके भी मन में ये आता है कि मैं ही क्यों विक्टिम बनूं, तो वो क्रिमिनल बन सकते हैं। लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं वो हैबिचुअली क्रिमिनल नहीं होते हैं। वो कभी कभी क्या होता है, कोई एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाती है जिसमें किसी के कुछ कहने से उनका गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्रिमिनल एक्ट बन जाता है। यानी काफी टाइम से जो बात मन में दबी होती है वो छोटे से ट्रिगर से भी बाहर आ सकती है। तो इस टाइप के क्रिमिनल्स जो हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सराउंडिंग को थोड़ा सा समझदार बनना होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड उस व्यक्ति में अगर डेवलप किया जाए तो फिर कहीं ना कहीं आप आराम से इस टाइप की पर्सनल फीलिंग्स जो हैं, जो ईगोज हैं, जो आपके जलन है, इन फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करके इस टाइप की क्रिमिनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर सिचुएशन नहीं मानी जा सकती। एक और कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल हम ले सकते हैं जो विक्टिमाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर क्राइम हुआ हो,
जी। क्योंकि मेरे साथ बुरा हुआ, क्योंकि मैंने मार खाई है, इसलिए मैं मारूंगा। यानी वैसे जैसे अगर हम रैगिंग की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इससे ये रिलेट करता विक्टिमाइज है क्रिमिनल्स कि होते हैं। हमारी रैगिंग हुई तो हम भी हमारे हम भी जूनियर्स के रैगिंग साथ लेंगे, ऐसा हम ही करेंगे। क्यों विक्टिम बने। जी। ये जो एक एटीट्यूड होता है, ये भी एक टिपिकल टाइप का क्रिमिनल होता है। ये विक्टिमाइज क्रिमिनल्स होते हैं। इनको भी साइकोलॉजिकली डील किया जा सकता है, जी। टाइम के साथ ये कम की जा सकती फीलिंग। लेकिन जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि ज़्यादातर डाकू जो हैं वो इसलिए डाकू बनते थे क्योंकि वो उनकी उन्होंने फैमिली पे कई तरह के कई तरह अत्याचार के हुए हैं या अत्याचार इस हुए टाइप थे, से। बदला लेने की। तो विक्टिमाइज क्रिमिनल्स हमेशा ही बदले की भावना से बनते हैं। जी। इस भावना को कंट्रोल कर लें अगर, तो ये क्रिमिनल्स कंट्रोल हो जाते हैं। निधि, सबसे डेंजरस कैटेगरी जो मुझे क्रिमिनल्स की समझ में आती है आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में, वो क्रिमिनल्स हैं जो थ्रिल एक्सपीरियंस करने के लिए क्रिमिनल्स बनते हैं। मतलब जिन्हें क्रिमिनल बन के मज़ा आता है, कुछ नया करना है, कुछ नए एक्सपीरियंसेस हैं। हम क्यों एक डिसिप्लिन में रहें, क्यों एक रूटीन लाइफ जिएं और हमेशा फन ढूंढें, जिन्हें रूल्स ब्रेक करने में मजा आता मज़ा है। आता है। वो क्रिमिनल सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से बड़े डेंजरस होते हैं। जैसे मिसेस मिश्रा का बेटा होते जा रहा है, जी। अगर इसे ऐसे ही प्रमोट करते गए तो डेफिनेटली ये मोस्ट डेंजरस कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल्स है। जी। रीज़न ये है कि ऐसे लोग जो हैं वो धीरे धीरे बहुत इनसेंसिटिव होते जाते हैं। इन्हें दूसरों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। जी। दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा किस हद तक टॉर्चर हो रहा है, इसमें उन्हें मज़ा आता है। कि छोटी मोटी चीज़ करके उन्हें मज़ा नहीं आता। जब तक सामने वाला चिढ़ता नहीं है, चिढ़ के कुछ रिएक्शन नहीं देता, तब तक ये करते चले जाते हैं। ये बड़े कोल्ड ब्लडेड होते हैं। किसी को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा कर भी जी। इन्हें कोई अंदर से गिल्टी फीलिंग नहीं होती है। ये एक बहुत बुरी बात है कि आपने नुकसान भी पहुंचा दिया और आपको कुछ बुरा भी नहीं लग रहा है। जी। इनका डिपेंडेंस दूसरों पे बहुत ज़्यादा होता है। कोई काम ये खुद से करना पसंद नहीं करते हैं। हर काम के लिए दूसरे का हेल्प लेंगे, दूसरे का सहारा लेंगे, लेकिन उसके बावजूद दूसरे के लिए थैंकफुल नहीं होते। उन्हें लगता है ये तो दूसरे का कर्तव्य है कि वो उनका ये काम करता चला जाए। यानी खुद को इतना सुपीरियर मान लेते हैं कि दूसरे की फीलिंग्स या दूसरे की इम्पोर्टेंस से उन्हें कोई मतलब नहीं उन्हें होता। कोई मतलब नहीं होता है। जी। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इनका क्योर बहुत मुश्किल है। इनको जब पनिशमेंट दी जाती है निधि, तो आप मानेंगे नहीं, ये उस पनिशमेंट में भी मज़ा ढूंढ लेते हैं। इन्हें लगता है कि रूटीन लाइफ से चलो कुछ दिन कुछ अलग हुआ। जैसे ही ये छूटते हैं ये फिर अपनी थ्रिल को एंजॉय करने लगते हैं। जी। आजकल यंगस्टर्स मैक्सिमम क्राइम इसी थ्रिल के चलते कर रहे हैं। जी। और ये किसी भी लेवल के लोग कर रहे हैं। मतलब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ समाज के वो लोग कर रहे हों जिन्हें ज़रूरत है। इस तो समाज के वो लोग भी कर रहे हैं जिन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है पैसे की। तो ये बहुत डेंजरस है। यानी देखा जाए तो एंजॉयमेंट की वैसे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसी के चलते जो क्राइम किए जा रहे हैं उनकी भी कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। तो लगातार जो ये क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ये तो हमने बात की कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ममता जी जिसके लिए हमारे साथ है, क्योंकि अब प्रॉब्लम बताई है तो उसका सॉल्यूशन भी वही बताएंगी। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो जितने भी तरह के क्राइम्स हैं इनसे बचा कैसे जा सकता है। बचने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कोट करूँगी निधि कि मार्शल आर्ट्स जो आर्ट होता है, जो सेल्फ डिफेंस का एक आर्ट सिखाया जाता है जी। उसका मोटो क्या है। अगर हम सब अपनी ज़िंदगी में इसको अपना लें तो कहीं क्राइम से बचने के लिए हम काफ़ी मोटिवेटेड हो सकते हैं। मार्शल आर्ट का जो मोटो है वो ये है कि अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालिए ही मत जिसमें आपको अपने आप को बचाना पड़े। कोशिश करिए कि आप ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते जाएं जिससे कि आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहला स्टेप सेफ्टी का यही होता है। दूसरा जो स्टेप हम ले सकते हैं वो ये कि अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम खुद लें। हम हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस को, अपनी सेफ्टी के लिए अपने घर के बड़ों को या अपने आसपास जेड लेवल सिक्योरिटी लगाने की कोशिश न करें। अपने आप को इतना सेलिब्रिटी मत बनाइए। कोशिश करिए कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी
खुद ही ले लें। जी। मतलब अपनी बॉडी को इतना फिट बनाइए, अपने माइंड को, बॉडी को एक्टिव बनाइए, और अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस, सेल्फ प्रिकॉशन की तरफ फोकस करिए। जी। ये तो बात बिल्कुल सही है कि आप कुछ भी कर लें, क्राइम की कैटेगरीज, क्राइम के लेवल, क्राइम का जो रेट है वो सोसाइटी में इतना हाई हो चुका है कि हम 100% गारंटी तो कभी भी नहीं ले सकते कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जी। क्राइम में अभी हमने कई कैटेगरीज तो निधि बात ही नहीं की क्योंकि लेटर्स नहीं थे, हम लार्ज लेटर। बाकी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, कोई आपको मार के चला गया, जी। वो किस मूड में था, किसी दूसरे के मूड का आप शिकार हो रहे हैं। जी। तो क्रिमिनल एक्ट आपके साथ हो चुका है। जी। इसलिए क्राइम से बचने का बहुत ज़्यादा 100% गारंटी तो हम नहीं ले सकते। जी। लेकिन फिर भी आप अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखिए और आप अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करिए। देखिए, कभी आप किसी अनजान आदमी से मिलते हैं या किसी जानकार के बिहेवियर को भी एनालाइज करते हैं, आपके मन में खुद ही कभी कभी आता है कि ये गलत है। जी। तो आप इस भावना को अवॉइड मत करिए। वैसे भी हमारा सिक्स सेंस हमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे ही देता है कि कुछ गलत होने वाला है। उस सिक्स सेंस को आप अपने साथ रखिए, जी। अलर्ट रहिए उस व्यक्ति के प्रति। अपने आप को अपनी सराउंडिंग से अपडेटेड रखिए। आपके पड़ोसी कौन है, आपके आसपास किस टाइप के लोग हैं, ऑफिस में या घर में या कॉलेज में, स्कूल्स में, उनकी थिंकिंग क्या है, वो किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसको आप अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखिए। कई बार सराउंडिंग अगर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है तो भी आपके साथ क्राइम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आपको अल्कोहल और ड्रग्स से तो दूर रहना बनता ही है, ये तो आप सभी जानते हैं। साथ में अपने घर को एक इस तरीके का गेटअप मत दीजिए जिससे कि दूसरों को आपकी संपन्नता के बारे में गलत या अति इंफॉर्मेशन मिले। आप एक अपना रहन सहन सादा रखिए, शो ऑफ में मत जाइए। जितना आप शो ऑफ में जाएंगे अपने ड्रेसअप में या अपने रहन सहन में, उतना ही ज़्यादा आप क्राइम को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ज़्यादा लोगों की नज़र में आना भी नुकसान रहता है उसमें। आपको लगता है कि आपने अपनी प्रभुता दिखाई है। कई लोगों को साइकोलॉजिकली एक ये विनिंग फीलिंग होती है कि हमारे पास तो 4 एसी हैं, 5 एसी हैं, 5 रूम हीटर्स भी हैं हमारे पास। मतलब आपने अपनी प्रभुता दिखाने के लिए जो ब्लाबला किया है, जो सोसाइटी में आपने शोर मचाया है, जिस टाइप का आप ड्रेसअप करती हैं, जो जिस टाइप के ऑर्नामेंट्स आप पहनते हैं, जिस टाइप के गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, हर चीज़ पे सबकी नज़र है। जी। कहीं ना कहीं ये बात हर एक के मन में आती है कि अगर इसके पास इतना है तो थोड़ा बहुत हमने भी ले लिया तो इसमें क्या गलत है। एक जेलसी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल आ सकती है। जेलसी आती है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमने इनसे थोड़ा बहुत ले भी लिया तो सागर में बूंद के बराबर है इनके लिए, इन्हें क्या फ़र्क पड़ना है, तो इन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। जी। तो इस टाइप का अपना रहन सहन मत रखिए। घर को अपना लोनली जगह से अवॉइड करवाइए। कभी आपके साथ अगर किसी ने क्रिमिनल एक्ट की कोशिश की है तो उसको आप रिस्पॉन्ड करिए। चुप रहने से सामने वाले की हिम्मत बढ़ती है जी। इसलिए आप उस पर रिस्पॉन्ड ज़रूर करिए। किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो बचने के तरीके हैं वो कई दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड करेंगे कि उस टाइम क्या सिचुएशन है, उस समय आप मेल हैं या फीमेल हैं, सॉरी, उस टाइम क्या सिचुएशन है और उस समय आपका दिमाग कैसा चल रहा है। कई बार ये जो प्रिकॉशंस लेते हैं, इन प्रिकॉशंस में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये किस एज के लोगों के साथ ली जा रही है। जो प्रिकॉशन ली जा रही है वो किस सेक्स के लोगों के साथ ली जा रही है। मेल फीमेल के लिए अलग है, हर एज ग्रुप के लिए अलग है आदि। जी। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्राइम तो है ही, लेकिन अगर हम खुद कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेते हैं, खुद को सेफ जोन में रखते हैं तो इनसे बचा भी जा सकता है। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन खुद की आंखें खुली रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास क्या चल रहा है, अपनी सराउंडिंग्स पर नज़र रखिए। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने बात की क्राइम की कैटेगरीज की और साथ ही साथ ये भी जाना कि किस तरह हम क्राइम से खुद को बचा कर रख सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।